नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक नई आशा और उमंग के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों में परिवारजनों के साथ, अपनों के साथ खुशहाल और सुरक्षित होंगे। मैं अंजलि राव आप सबों का मेरी इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5वीं का 6ठा पाठ। पर हमेशा की तरह पाठ को जानने से पहले हम चाहते हैं कि आपसे दो बातें कर लें। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्कूल जाना तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर अब हम किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे और घर पर बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, है ना? पर जब आपको याद है जब आप स्कूल जाया करते थे तब उस वक्त हमें किस चीज का बेसब्री से इंतजार रहता था, याद है? हम स्कूल जाया करते थे और वहां पर जब 2 महीने की छुट्टी आ जाती थी, यानी कि समर वेकेशन, है ना, गर्मी की छुट्टी, तब हम बहुत उसके लिए 1 महीने पहले ही प्लानिंग योजना कर लेते थे कि इस साल हमें कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है और किस रिश्तेदार के घर जाना है कि नहीं बच्चों? पर आज जो है हम अपने घरों में बैठे हैं, पर जब आप जाया करते थे तब आपको याद होगा कि आप जब शुरुआत अपनी घर से करते और जहां आपको जाना होता था आप एक लंबा रास्ता तय करते थे। हम जहां से शुरू करते हैं बच्चों, या किसी भी साधन के द्वारा, बस, गाड़ी, है ना, प्लेन, हवाई जहाज या किसी भी साधन के द्वारा जब हम उस परिवहन में बैठकर, साधन में बैठकर जब हम अपने डेस्टिनेशन यानी कि जहां हमें जाना है वहां तक का जो सफर होता है जिसके साथ हमने तय किया वो होता है यात्रा या जर्नी। ये रहा हमारी यात्रा और इस यात्रा को हम यादगार बनाते हैं कैसे? दूसरों को बताकर, चर्चा करते हुए, समझा कर कि हमने आज सफर में ये किया वो किया। पर बच्चों क्या आप जानते हैं कि एक और चीज है जो सफर करती है, यात्रा करती है और हमारे तक और हमारे रिश्तेदारों तक पहुंचती है। तो बच्चों इसे बताने के लिए भी मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो जो क्लिप्स मैंने तैयार किया है उन्हें देखें। बच्चों क्या आप जानते हैं कि वे कौन है? ये हमारे लिए लिफाफा, चिट्ठी और पार्सल ले आते हैं और फिर ये पत्र उन तक और हम तक कैसे पहुंचता है ये हम जानते हैं। जब हम चिट्ठी लिखते हैं बच्चों तो हम उस पर पता व नाम लिखते हैं और फिर उस पर डाक टिकट लगवाते हैं और फिर इसे ले जाकर हम पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं जिसको हम डाक बॉक्स कहते हैं। और फिर डाकिया उस डाक बॉक्स से उस सारी चिट्ठियों को ले जाता है और अपने डाकघर में जमा करता है। और बच्चों ये है डाकघर और जहां पर चिट्ठियां जो है छाटी जाती है और फिर उसे बोरों में बांध दिया जाता है और इसके बाद रेल के सहारे, बसों के सहारे और हवाई जहाज के सहारे ये अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल जाती है। और उसके बाद बच्चों वहां के गंतव्य स्थान पर जब डाकघर में ये चिट्ठियां पहुंचती है तब फिर इसे छाटा जाता है उनके इलाकों के अनुसार और फिर डाकिया हम तक उस चिट्ठी को पहुंचाता है। तो बच्चों ऐसे पता चला ना कि आपको हमारी चिट्ठी जो है 6 या 7 दिनों के अंदर हम तक पहुंच जाती है। तो चलिए बच्चों आओ खेले खेल, चित्रों को अंकों वाले बक्से में चिट्ठी के सफर के क्रम में लगाएं। आपने सफर चिट्ठी का सुना और देखा भी, तो अब देखिए कि पहले क्रम में कौन सा चित्र आता है। जैसे उदाहरण के लिए डाक बक्से में डालना चिट्ठी को पहला क्रम है और पहला स्तर है सफर का, तो इसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और उसके बाद चिट्ठियों को डाक बक्से से डाकिया जो है इकट्ठा करता है, तो ये दूसरे क्रम में आ जाता है। और उसके बाद डाकिया इसे ले जाता है डाक घर में और फिर जो है ये चिट्ठी हम तक पहुंचाई जाती है डाके के माध्यम से।
तो बच्चों, ये पाठ चिट्ठी का सफर हमें उस सफर तक ले जाएगा जहां हम अतीत और वर्तमान के संदेश वाहकों के बारे में जानकारी लेंगे। अतीत यानी बहुत पुराने और वर्तमान यानी अब तक के संदेश वाहकों के बारे में जान पाएंगे। पहले बच्चों बहुत दशक लग जाती थी, बहुत दशकों के बाद जो है हम अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, पर आज पलक झपकते ही हम सारी बातें जो है कह पाते हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ की ओर, चिट्ठी का सफर। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे या बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है या नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। तो बच्चों, आपने अपने 10-12 साल की जिंदगी में जरूर खत लिखे होंगे, है ना? या आपने अपने माता पिता को देखा होगा, आपने अपने टीचर्स को भी लिखते हैं ना लेटर्स, खत, यही वो है। और वे पत्र जो है आपने सही पते पर सही समय पर कैसे पहुंचते हैं, उन बातों पर निर्भर करता है। और अब प्रश्न उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट क्यों लगाए जाते हैं और पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाता है और स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद आपके पास हो, खासकर उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं, यानी कि उनके पास ये आदतें हैं डाक टिकटें रखने के, और उनके पास शायद ये सवालों के जवाब हो सकते हैं। पर इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पदों को दी गई जगह में लिखो। बच्चों, आपके सामने लिफाफा रखा हुआ है, आप इसे अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, और आपके लिए मैंने यहाँ पे जूम करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं पहले लिफाफे को कि महात्मा गांधी जहां है वहां वर्धा, और दूसरे लिफाफे को आप देख सकते हो कि उसमें सारे आपको श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली, और कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं। और दोनों पते में जो है आप देख रहे हैं कि डाक टिकट भी लगा हुआ है। अब मैं चाहूंगी कि आप अपने किताब में ही, अपनी पुस्तक में ही इन पतों को इस जगह में जो खाली जगह वहां पे लगाया हुआ है, रखा हुआ है, आप उस पे उस पतों को लिख दें। बच्चों, अब आगे देखें अपनी किताब में, ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं, ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। तो बच्चों, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी आपको कि महात्मा गांधी जो है वो जाने माने हस्ती हैं, है ना? जब हम खत लिखते हैं, अगर हमें उनका पता नहीं पता है कि वो कहाँ पर है और वे दुनिया भर में जाने माने हैं, मशहूर हैं, तो ऐसे पत्र को हम लिख सकते हैं। पर हम दूसरे लिफाफे के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर संस्थान और इमारत है, वहां पर हमें जो है उस व्यक्ति का हम पता लिखे हैं जिस व्यक्ति को कोई नहीं जानता, और हमें सिर्फ जो है उनसे अपनी चिट्ठियों को देना है। तो अब देखें, पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। यानी कि मैं एक उदाहरण आपको पेश करूंगी, उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे आपको बोला जाए कि आपके घर में कितने लोग हैं, छोटे से बड़े का नाम लिखें,
तो आप क्या करोगे, सबसे छोटा जो है आप उसका नाम लिखते हुए आप बड़े की ओर जाओगे, है ना। छोटे के नाम आएंगे, फिर उसके बाद अपने दीदी भैया, फिर मम्मी पापा, फिर दादी दादा जो आपके घर में रहते हैं, आप उस तरीके से नाम लिखोगे। वैसे ही बच्चों पता जब लिखते हैं तो छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करते हुए बड़ी इकाई की ओर हम बढ़ते हैं। छोटी सी बड़ी भौगोलिक इकाई का क्या मतलब हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव या कस्बे या शहर के जिस हिस्से में आप रहते हैं उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। उसमें आप छोटे से बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ते हैं। यह शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। आपने सब कुछ लिख लिया, पता लिख लिया, उसके बाद जो अंक आप लिखते हैं उसे हम पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक कस्बे, गांव और शहर होते हैं और जिनके नाम जो है एक जैसे होते हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छापने वाले कर्मचारी को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। यदि हम अपने चिट्ठी में या खत में जो है पिन कोड लिखते हैं तो इससे जो है जो डाक कर्मचारी होते हैं, जो काम करते हैं, उन्हें इन चिट्ठियों को छांटना और उनको बांटने में क्या मिलती है, मदद मिलती है और बहुत जल्दी ही चिट्ठी जो है बांटी जा सकती है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की है। अब पिन कोड की शुरुआत भी कब हुई आप भी देख सकते हैं कि 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। तो बच्चों जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड नहीं लिखा होगा। अब बच्चों मैं पिन कोड के बारे में कुछ जरूरी बातें आपको बताना चाहूंगी। आप ध्यान से अपने फोन स्क्रीन पर देखें। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। पोस्टल इंडेक्स नंबर, पी पोस्टल, आई इंडेक्स, एन नंबर का छोटा रूप है और किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया अंक यह बताता है कि पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले दो अंक यानी कि 1 और 0 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि उनके उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। और अगले 3 अंक यानी कि 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाक घर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब समझ में आया ना बच्चों, वो 6 नंबर का जो 6 संख्या है उनका क्या प्रयोग है और यह किस क्षेत्र के बारे में या किस जगह के बारे में ये आपको जानकारी देता है या आपको उस जगह के बारे में ये बताता है। अब बच्चों इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। आपका स्कूल जिस स्थान पर है, जिस जगह पर है, उसका पिन कोड आपको पता करना है। और दूसरा है अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी आपको पता करना है। जहां आप रहते हैं उस घर के इलाके का पिन कोड भी आपको मालूम करने हैं। पिन कोड की जानकारी डाकघर से भी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। और डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह ही पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स में भी लिखा जाता होगा।
प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं ये आपको पता करने हैं। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो, ऐसे समय से जो डाक पहुंचाने का काम करते रहे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, है ना बच्चों। पुराने समय में जो है कबूतरों के माध्यम से जो है संदेश जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। और यदि बात हो रही है कबूतरों की तो क्यों ना हम उन इंसानों के बारे में बात करें जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे हैं। और जब कोई संचार या परिवहन यानी कि कोई भी गाड़ी है ना, उनकी साधन जो थे वो बेहद सीमित थे, बहुत कम थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे हैं। हरकार हम उसे कहेंगे जो पैदल चलकर चिट्ठियां पहुंचाते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारें हुआ करते थे। जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास घोड़े पर सवार होकर जो थे हरकारें जो संदेश पहुंचाते थे वो हुआ करते थे। और हरकारों को ना सिर्फ हर तरह की जगहों तक पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी पड़ती थी। और बच्चों जो हरकारें हुआ करती थी उनको डाक पहुंचाने का ही काम उनको नहीं होता था बल्कि उनकी रक्षा भी वो करते थे। यानी कि चिट्ठियां पहुंचाने के साथ साथ अपनी चिट्ठियों की रक्षा भी करते थे। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। क्यों उनकी रक्षा करते थे? क्योंकि डाकू लुटेरे जो थे और जंगली जानवर की चपेट में वो चिट्ठियां और वे खुद भी ना आ जाए, इसका भी उन्हें बड़ा ध्यान देना पड़ता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। दुर्गम स्थानों यानी कि ऐसे भी स्थान हमारे यहाँ है ना, भारत देश के ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली जो दुर्गम स्थान है वहां पर आज भी जो है डाक पहुंचाने के लिए हरकारों जो पैदल चलते थे उनकी मदद ली जाती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह है जहां हरकारें डाक पहुंचाते हैं। ये ऐसी दुर्गम स्थान है जहां पर जो है हरकारें जो है अपने डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। तो बच्चों आज आधुनिक साधनों के मदद से जैसे कि रेलगाड़ी है ना, हवाई जहाज, पानी की जहाज, बस, इनके माध्यम से और कंप्यूटर, फोन, ईमेल के जरिए जो है बहुत जल्दी जो है हमारे संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। तो बच्चों कबूतरों से लेकर आज तक के आधुनिक माध्यम जैसे हवाई जहाज और ईमेल तक का जो सफर रहा ये बड़ा ही आश्चर्य लगता है। कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। हमें ये बहुत आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी भी क्या संदेशवाहक हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती है, कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने और ले जाने का काम नहीं करती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है। बच्चों गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है और फिर जो है डाक संदेश भेजने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेते हैं? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं।
आप अपने इलाके के प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल करिए कि वे कैसे दूर दूर से अपना रास्ता तय करते हुए हमारे इस इलाके तक पहुंच जाते हैं। चलिए बच्चों, हम कुछ कबूतरों के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं कि उड़ीसा पुलिस खास तौर पर घूमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है और इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल तक का होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना होता है तो कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहोगे जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है, जिसका आप अभी चित्र देख सकते हैं। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखें कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता, नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज 11, बसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। तो बच्चों, ये था चिट्ठी का सफर। चिट्ठी के सफर में हम लोगों ने चिट्ठी के बहुत सारे चिट्ठी से जुड़ी हुई, पत्र से जुड़ी हुई, खबर से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हम लोगों ने हासिल की। और भाग 2 चिट्ठी का सफर, भाग 2 में हम लोग इससे जुड़ी हुई प्रश्नाभ्यास करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अलविदा, खुश रहें, धन्यवाद।